नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने और एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। इन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस टॉपिक्स हमने अभी तक आपको सेफ्टी ऑडिट की मैंने बताया है। IS 14489 एंड ISO 45001 के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। हम ऑडिट के ऊपर हमने बात किया कि ऑडिट क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, स्कोप क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है। अब तक हमने ये डिस्कशन किया है। अब IS 14489 के अंदर 2 एस्पेक्ट होता है, एक मैनेजमेंट एस्पेक्ट, एक टेक्निकल एस्पेक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे ये मैनेजमेंट एस्पेक्ट। राणा जी, आप थोड़ा सा ब्रीफली बताइए कि सेफ्टी ऑडिट जो IS 14489 के अंदर हम करते हैं, उसके मैनेजमेंट एस्पेक्ट में क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं और उसको किस तरीके से किया जाता है। देखिए, जब हम सेफ्टी ऑडिट की बात करते हैं वो मशीन का ऑडिट नहीं है या किसी मैन पावर जो वर्क कर रही है वो किस तरह से वर्क कर रही है, सिर्फ उसका ऑडिट नहीं है। मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है उस फैक्ट्री में या कंस्ट्रक्शन साइट पे या किसी भी साइट पे जहाँ भी हम ऑडिट कर रहे हैं, तो उसका ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है उसका एवेल्यूशन होता है। तो जैसे आपने बोला, इसमें 2 तरह के एलिमेंट्स होते हैं IS 14489 में। एक तो मैनेजमेंट एस्पेक्ट है, एक टेक्निकल एस्पेक्ट है। तो मैनेजमेंट एस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं तो उसमें सर्टेन पॉइंट्स दिए हुए हैं। IS 14489 में अगर आप क्लियरली देखेंगे तो 278 पॉइंट्स हैं। एक तरह का ये क्वेश्चनर है, जिस क्वेश्चनर के बेसिस पे आप ऑडिट बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये, हम किसी मशीन का, किसी इक्विपमेंट का ऑडिट नहीं कर रहे हैं, ये मैनेजमेंट का ऑडिट है। और मैनेजमेंट का जब हम ऑडिट करते हैं और उसके अंदर जब जो भी गैप्स होते हैं उसकी एनालाइज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली मशीन सेफ्टी भी होती है, मैन पावर के लिए भी वो सेफ़ एनवायरनमेंट बनता है, सेफ़ वर्किंग कंडीशंस बनती हैं, और हम हिडन हजार्ड्स को भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं और कंट्रोल कर पाते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है सेफ्टी पॉलिसी। अब सेफ्टी पॉलिसी, सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी भी कई बार बोलते हैं, और कई मैनेजमेंट जो हैं सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट पॉलिसी बनाते हैं। तो दिस इज़ नॉट ए पीस ऑफ पेपर ओनली। वो क्या है, एक टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट है। तो सबसे पहले जो भी ऑडिटर हैं वो मैनेजमेंट एस्पेक्ट में ये देखेंगे कि सेफ्टी पॉलिसी जो है वो सही तरीके से बनी है या नहीं, और जो भी उनके प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव टारगेट्स हैं, उनका इंडिकेशन सेफ्टी पॉलिसी में है या नहीं है। तो सेफ्टी पॉलिसी शुड बी इन लाइन विद द प्रोडक्शन, विद द क्वालिटी, with the kind of process flow of the company और intention of the top management। क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि जैसे कि हम एक कंट्री चलाने के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, इस तरह हेल्थ एंड सेफ्टी की जो पैरामीटर उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन टाइप हो गया है, जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, जिसके अंदर सारे कुछ एक समराइज किया जाता है। आपने जैसे बताया इंटीग्रेशन इन ऑल एरियाज, वर्क प्लेस के जितना एरियाज होता है, इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं इस तरह से, जैसे किसी भी कंपनी का विजन होता है और एक मिशन होता है, इसी तरह से हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी होती है। पॉलिसी एक तरह का गाइडिंग प्रिंसिपल है किसी भी फैक्ट्री के लिए या कंस्ट्रक्शन साइट के लिए कि हम किस तरह से वर्क करेंगे। जैसे किसी सेफ्टी पॉलिसी में लिखा हुआ है कि भाई वी एंडेवर टू कैरी आउट द वर्क विदाउट एनी एक्सीडेंट या एक्सीडेंट फ्री साइट हम रखेंगे, तो वो उनका कमिटमेंट आया। उनका कमिटमेंट ये आया कि एक्सीडेंट कोई नहीं होना चाहिए। वो कमिटमेंट उन्होंने सेफ्टी पॉलिसी में ही अपना डाल दिया। तो उस पॉलिसी ड्रिवन जब वर्क होता है तो उसका इफेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो सेफ्टी पॉलिसी कैसे बनानी है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये। दूसरी बात हम करेंगे सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की। अब सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि क्या फंड्स एलोकेट हुए हैं या नहीं सेफ्टी के लिए, मैनेजमेंट सेफ्टी के लिए फंड्स एलोकेट कर रही है, बजट कितना रखा है सेफ्टी के वर्क के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम क्या है वहाँ पे सेफ्टी का, सेफ्टी ऑफिसर, हाँ सेफ्टी ऑफिसर है नहीं है, उसकी सेफ्टी ऑफिसर की रिपोर्टिंग कितनी रखी, किसको रखी है, उसको पावर्स कितने दी हुई है, सेफ्टी का ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर क्या है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग किस तरह की है और ऑब्जेक्टिव और टारगेट्स किस तरह से फिक्स किए हुए हैं, तो ये भी उसके अंदर कवर होता है सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन में। और तीसरा फिर बात आती है रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी से का मतलब क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जब सेफ्टी
मैनेजमेंट सिस्टम हम देखते हैं तो उसमें ये भी देखते हैं कि टॉप मैनेजमेंट से लेके लोअर मैनेजमेंट तक, लोअर क्लर्क तक, जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर है सपोज, मैनेजिंग डायरेक्टर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जनरल मैनेजर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, शॉप फ्लोर पे जो सुपरवाइजर है उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और इवन वर्कर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सारी असाइंड है नहीं है, ये सारी देखनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसको अकाउंटेबिलिटी के साथ भी कनेक्शंस करते हैं थ्रू दिस ऑडिट। रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं है तब तक रेस्पॉन्सिबिलिटी का कोई मीनिंग नहीं रहता है। तो और ये सारे उनके जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं और सेफ्टी इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स होते हैं, तो उन सब में भी वो रिफ्लेक्ट होती है ये सारी चीज़ें। यस। उसके बाद आता है रिस्क असेसमेंट। फोर्थ पॉइंट है इसमें रिस्क असेसमेंट। अब रिस्क असेसमेंट क्या है? जैसे रिस्क असेसमेंट में हमें हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करना है, कंट्रोल करना है और मेजर्स करने हैं कि भाई हम उनको कंट्रोल करने के साथ साथ मिटिगेटिंग फैक्टर्स क्या हैं, वो हमने अडॉप्ट किए हैं नहीं किए हैं। इसमें ये भी हो सकता है कि सपोज कोई हजार्ड इस तरह का है, उसका रिप्लेसमेंट कुछ हो सकता है नहीं, सब्स्टिट्यूट जिसको बोलते हैं, तो हमें उसके ऊपर भी स्ट्रेस अपॉन करना है। और अगर इस तरह का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, मैनेजमेंट से ही पूछना है कि क्या आप क्या, जैसे ये कई जगह ऐसा होता है कि प्रोसेस की रिक्वायरमेंट इस तरह की है कि कोई हजार्डस केमिकल यूज़ हो रहा है, लेकिन कोई और नॉन हजार्डस केमिकल भी अगर यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे पहले क्या होता था, जैसे जो ब्रेक शू की जो कंपनी होती थी जो ब्रेक शू बनाती थी, इनके लिए एस्बेस्टस यूज़ करते थे। अभी इस तरह के नॉन एस्बेस्टस मटेरियल पेपर्स आती हैं, ये लोग अवेलेबल हैं जो कि आप उनमें यूज़ कर सकते हैं, ब्रेक शूज़ में यूज़ कर सकते हो। तो सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया लोगों ने। तो इसी तरह से कोई भी केमिकल आप यूज़ कर रहे हैं, मैनेजमेंट कोई भी केमिकल जो यूज़ करती है उसका क्या सब्स्टिट्यूट है उनके पास, उसके ऊपर स्ट्रेस अपॉन देना है। ये ऑडिटर्स को उनको बताना है कि आप उसको ढूंढो और चीज़ आइदर लेस हजार्डस और मिनिमम हजार्डस। हाँ, तो ये आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है हजार्ड का, और उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें ऑडिटर्स देखेंगे रिस्क असेसमेंट करते हुए किसी भी फैक्ट्री का। अब 5वां पॉइंट आता है इसमें ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग से मतलब है रेफ्रेशर ट्रेनिंग भी होगी, उसमें अवेयरनेस भी है, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है, इंटरनल ट्रेनिंग भी है, और डिफरेंट वर्कर्स के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग मॉड्यूल आपने डिजाइन किए हैं नहीं किए हैं, ये सब चीज़ें ऑडिटर्स को देखनी है वहाँ पे। और साथ में ये भी देखना है कि जो मैनेजर्स हैं और टॉप रैंक जो ऑफिशियल्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग हो रही है टाइम टू टाइम या नहीं। वो बिहेवियर ट्रेनिंग भी हो सकती है, वो सेफ्टी रिलेटेड ट्रेनिंग भी हो सकती है, वो मटेरियल हैंडलिंग की ट्रेनिंग भी हो सकती है, वो केमिकल हैंडलिंग की ट्रेनिंग भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो वो ट्रेनिंग वाला पोर्शन भी देखना व्हिच विल इंपैक्ट इन द हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। बिल्कुल। फिर आगे ये पॉइंट आता है एक्सीडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम। अब एक्सीडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम में क्या होता है, ये होना बहुत ज़रूरी है किसी भी मैनेजमेंट का कि एक्सीडेंट रिपोर्टिंग कैसे हो रही है। सपोज किसी को कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है, तो उसको किसी भी जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर है उसने जो देखा वो एक्सीडेंट, उसके बाद में उसका क्या रिएक्शन है, क्या करेगा, ये लेट डाउन प्रोसीजर्स होने चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक्सीडेंट होने के बाद अगर फर्स्ट, जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट आवर इज गोल्डन आवर, उस गोल्डन आवर में अगर उसको मिल जाती है, फर्स्ट एड मिल जाती है और ट्रीटमेंट मिल जाता है, तो बहुत ज़्यादा लाइकली चांसेस होते हैं कि जितना भी डैमेज होना है वो मिनिमम डैमेज रहे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका रिपोर्टिंग प्रोसीजर जो है वो रोबस्ट होना चाहिए। अब रिपोर्टिंग के बाद में, रिपोर्टिंग तो हो गई, किसी भी वर्कर को चोट लगी तो उसको रिपोर्टिंग करके और फिर उसको वहाँ से रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करके भेज दिया किसी भी हॉस्पिटल में, ठीक है। लेकिन उसके बाद में आता है इन्वेस्टिगेशन। क्या कारण रहे, रूट कॉज ऑफ एक्सीडेंट वो ढूंढना, जिससे कि रीअकरेंस ऑफ एक्सीडेंट्स ना हो, वो बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में एनालिसिस करना भी ज़रूरी है। आपको ये देखना है कि फ्रिक्वेंट इस तरह के एक्सीडेंट हो रहे हैं या सेवेरिटी क्या है। तो फ्रीक्वेंसी भी देखनी है और सेवेरिटी भी देखनी है। तो आप किसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस अपन करना है। अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट एक्सीडेंट हो रहे हैं उस तरह के, तो उसको एनालाइज करना है। फिर तो 2-3 चीज़ें इसमें हैं इम्पोर्टेंट, एक्सीडेंट रिपोर्टिंग, फिर इन्वेस्टिगेशन, एंड आफ्टर दैट उनको कलेक्ट करो, डेटा को कलेक्ट करो, और डेटा को कलेक्ट करके देखो आप किस तरह का
एनालिसिस करके देखो कि किस तरह के एक्सीडेंट हो हाउ टू रहे हैं, यूटिलाइज दिस डाटा फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ हाँ, ऑक्यूपेशनल और सेफ्टी। जिससे कि रीअकरेंस ऑफ एक्सीडेंट्स ना हो। अच्छा, तो इसके अंदर आपने शायद एक पॉइंट वो सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस में शायद आएंगे, सेफ्टी कमिटी भी इसी के हाँ, अंदर इंक्लूडेड वो सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी कमेटी आ भी आ जाएगी, जाएंगे। जिसमें कि इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर होना चाहिए और इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए। तो और उसके अंदर उनको ये भी देखना है कि उनके एजेंडा पॉइंट बनते हैं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन हो रखा है उसका या नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें जो सेफ्टी ऑफिसर्स के प्लस मैनेजर की प्लस जो भी सुपरवाइजर्स और वर्कर्स को जो लिया गया है उनकी ड्यूटीज और फंक्शंस उसमें डिफाइंड है या नहीं है, और रेगुलरली उनकी मीटिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है जो मैनेजमेंट सिस्टम में, वो मॉनिटरिंग सिस्टम का आता है। मॉनिटरिंग सिस्टम में कि आप मॉनिटर कैसे कर रहे हो ये सारा मैनेजमेंट सिस्टम, थ्रू इंस्पेक्शंस, इंटरनल इंस्पेक्शंस भी हो सकते हैं, आउटसाइड एजेंसी से भी आप इंस्पेक्शन करा सकते हो, इंटरनल सेफ्टी ऑडिट, आउटसाइड सेफ्टी ऑडिट, और उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं, उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको आप किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हो, वो इम्प्लीमेंट हुई भी है नहीं, पिछले जो सेफ्टी ऑडिट हुए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ है, मींस इस सब की मॉनिटरिंग कोई कर रहा है नहीं, उसको रिव्यू कर रहा है कोई या नहीं, ये सारी चीज़ें मॉनिटरिंग सिस्टम में देखी जाती हैं। तो उसके बाद आता है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। दिस इज द लास्ट पॉइंट। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट मीन्स, ये द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट मीन्स वॉट एवर वी आर डूइंग। जो देखो सेफ्टी ऑडिट हम जो करते हैं किस लिए कर रहे हैं, सेफ्टी ऑडिट मीन्स हम इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं अपने मैनेजमेंट सिस्टम में, तो इट्स ए कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो हमने की, पॉलिसी बनाई, प्लानिंग की, ऑब्जेक्टिव टारगेट फिक्स किए, इम्प्लीमेंटेशन किया, और उसके बाद में मॉनिटरिंग की, फिर रिव्यूइंग की, उसके बाद में ये सारा रिव्यू करने के बाद हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ये करने का सेफ्टी ऑडिट, ये है हम किस तरह से अपने इम्प्रूव कर सकते हैं, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को रोबस्ट करें, इम्प्रूव करें। तो वो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट विद द बेसिस ऑफ द फीडबैक आउट ऑफ दिस मॉनिटरिंग सिस्टम, जो मॉनिटर करने के बाद जो फीडबैक आएंगे उसको लेके हम उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे, और ये कंटिन्यूअस इन नेचर, ये कंटिन्यूअस इन नेचर है। ओके, तो ये सारे मैनेजमेंट के एलिमेंट्स हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं। और उसके बाद हम अगले सेशन में हम जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उसका सेफ्टी ऑडिट के, उसके बारे में उसके बारे में बात। थैंक यू वेरी मच, हम आगे और बात करते रहेंगे। Thank you very much. Now I would say, remember, machines don't manage safety. The people do. Yes. Thank you. Thank you.